नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर श्रम निरीक्षक की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे अधिनियमों की तैयारी कर सकते हैं। और इनमें मैंने जो क्वेश्चन चूज किया है वो लगभग आपका 6 से 7 अधिनियम को मिलाकर किया है, उससे ज़्यादा ही होगा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। तो आप इसकी तैयारी करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और हाँ, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको कैसे लगा। टू द पॉइंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आप साथ साथ अगर आंसर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइएगा। और हाँ, सीजीपीएससी नॉलेज हब के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट और नोट्स भी मिलेंगे, जो कि यूट्यूब पर लेक्चर पीडीएफ वाले सेशन रहते हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, तो सबके लिए देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। आपका जो पहला वाला जो टेस्ट है वो 10 जून से शुरू है, तो बिल्कुल अभी जल्दी से जल्दी ले लो, तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे साथ बने रहो। तो जितने भी हम एमसीक्यू लेके आएंगे उससे आप तैयारी कर पाओगे। चलिए हमारे एमसीक्यू के साइड चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? डायरेक्ट डेट दिया गया है और इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कब लागू हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1986, ऑप्शन बी 1 मार्च 1987, ऑप्शन सी 1 मई 1980 या ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1986। तो याद आपको देखो, दो चीजें हैं, एक तो 1986 लिखा है तो आपके दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब आपको इस 1 अप्रैल 1986 या 23 दिसंबर 1986 में से एक को चुनना है। तो सही आंसर है इसका 23 दिसंबर 1986 को ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ था। तो बाल श्रम से रिलेटेड ये एक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य अधिनियम 1948। वैसे तो ये तीनों का आप डेट भी पकड़ लो, है ना, कब कब कौन सा लागू हुआ, ये सन भी कभी कभी पूछता है। फिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या, है ना, ये तीन जो है अधिनियमों को दिया है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को दिया है। तो पूछ क्या रहा है? ऑप्शन ए एक साथ लागू हो सकता है, ऑप्शन बी मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं, ऑप्शन सी कामगार मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं। यदि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और मातृत्व अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या आपको सही लग रहा है? तो सही आंसर है डी। यदि जहां पे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम ऑलरेडी लागू है, वहां पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस विधान के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? अंशदान मतलब आप कौन से विधान मतलब किसी अधिनियम से अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो वहां आपको अंशदान मतलब अपने जेब से कटौती करवाने की जरूरत नहीं है। कौन सा अधिनियम है ये? ऑप्शन ए मातृत्व लाभ अधिनियम, ऑप्शन बी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्तों में से कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है इसमें से क्या हो सकता है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, दोनों। अगर आपको मातृत्व लाभ अधिनियम प्राप्त करना है तो भाई उसमें अंशदान की जरूरत नहीं है। माताओं को सुरक्षा तो संविधान में भी बात करता है, तो ऑलरेडी मिल गया। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, तो इसमें भी आपको अंशदान की जरूरत नहीं है, मुआवजा अलग से मिलता है जब आपके साथ कोई परेशानी हो जाए, तो उसको अंशदान की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बीमा वगैरह का रहता तब अंशदान देना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान एक अधिनियम है। इस अधिनियम में कुछ बातें हैं, उसमें से कौन सा सत्य है बताया गया है। जैसे पहला कथन है, यह अधिनियम सत्ता की सहायता से कार्यरत 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, यह परिवार पेंशन सहित पेंशन योजना के लिए प्रावधान करता है। कथन नंबर थर्ड बोलता है, अधिनियम के तहत कवर की जाने वाली कोई मजदूरी सीमा नहीं है।
ऑप्शन 4 बोलता है अधिनियम में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना से संबंधित प्रावधान है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 1, 3 सही है, ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी कि यह अधिनियम सत्ता की सहायता से कार्यरत 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ये लागू नहीं होगा बिल्कुल। परिवार पेंशन सहित पेंशन योजना के लिए भी प्रावधान करेगा, सही है ये, मतलब ये भी सही है, स्टेटमेंट सही है। अधिनियम के तहत कवर की जाने वाली कोई मजदूरी सीमा नहीं, सही है। लेकिन जमा लिंक्ड बीमा का संबंधित प्रावधान है, ये ऑप्शन 1 जो है रॉन्ग, यानी कि 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत संरक्षित कर्मकार नामक प्रावधान है? तो संरक्षित कर्मकार की जो परिभाषा है या बात है वो किसमें कही गई है? ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ऑप्शन बी औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, ऑप्शन सी कारखाना अधिनियम 1948 या ऑप्शन डी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। संरक्षित कर्मकार, इसका जो परिभाषा है या जिसका प्रावधान है ऑप्शन डी औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 में आया था, इसमें जो है दिया गया है। इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक तंत्र नहीं है? मतलब ऐसा है कि अगर कोई विवाद होता है और उसका निपटान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया जाता है, तो कौन सा एक तंत्र उस निपटान में अपना भागीदारी नहीं निभाएगा? ऑप्शन ए सुलह अधिकारी, ऑप्शन बी सुलह बोर्ड, ऑप्शन सी सामूहिक सौदेबाजी या ऑप्शन डी श्रम न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सामूहिक सौदेबाजी। ओके, सामूहिक सौदेबाजी जो है नहीं की जाएगी, बाकी सारी चीजें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई उद्योग की परिभाषा, किसकी? उद्योग की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका मतलब नियोक्ताओं के किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या कलिंग से है। ऑप्शन बी इसमें किसी भी कलिंग, सेवा, रोजगार, हस्तकला या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिकों के व्यवसाय शामिल है। ऑप्शन सी इस परिभाषा को 1982 में 1978 के एक प्रमुख मामले में संशोधित किया गया है। ऑप्शन डी संशोधित परिभाषा को उचित अधिसूचना के बाद लागू किया गया है। तो जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है उसमें औद्योगिक परिभाषा बाद में दी गई, संशोधित जो परिभाषा है उसको अधिसूचना के बाद लागू किया गया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिकायत निपटान तंत्र में किसमें दिया गया है? शिकायत निपटान तंत्र खाली स्थान में दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, ऑप्शन बी कारखाना का जो अधिनियम है या कारखाना अधिनियम कह सकते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शिकायत निपटान तंत्र, तो किसी का शिकायत होगा तो उसके अंतर्गत शिकायत का निपटारा करने वाली प्रणाली होगी, ये आपको मिलता है औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो 1947 में आया था ना, उसी में जो है शिकायत निपटान तंत्र है। अब क्यों है? क्योंकि ये विवाद तो तभी होगा जब शिकायत होगी, है ना, मतलब सॉरी, जब विवाद होगा तो शिकायत होगी। तो शिकायत निपटान तंत्र किसमें मिलेगा? औद्योगिक विवाद अधिनियम में। हमेशा ए और बी दोनों सही हैं या उपरोक्त सभी सही नहीं होता है। अभी भी बता देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो प्लीज़, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलाते हो, जहाँ जहाँ लिंक भेजना संभव है, ताकि हम लोग की वीडियो की रीच बढ़े। और हाँ, लाइक शेयर के साथ साथ कॉमेंट करना भी मत भूलिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड हैं जो पेपर में पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्यक्तिगत कामगार के विवाद को औद्योगिक विवाद माना जाता है यदि विवाद या मतभेद निम्नलिखित में से जुड़ा है या उससे उत्पन्न होता है जहां कोई अन्य कामगार या कामगार का कोई संघ विवाद का पक्षकार नहीं है। मतलब कामगार जो व्यक्ति जो कामगार के विवाद के लिए जो औद्योगिक विवाद, कौन से विवाद को माना जा सकता है? जहां पे ये पक्षकार नहीं, संघ, जहां पे कोई संघ जो है पक्षकार नहीं है। मतलब ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा जहां पे कोई संघ पक्ष नहीं रखेगा, फिर भी उसको औद्योगिक विवाद माना जाएगा। एक कौन सा होगा, ऐसा पूछा गया है शॉर्ट में। ऑप्शन ए
व्यक्तिगत कार्यकर्ता की शिकायत, ऑप्शन बी एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता का निर्वहन, ऑप्शन सी एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता की बर्खास्तगी, या ऑप्शन डी एक व्यक्तिगत कामगार की बर्खास्तगी, छटनी, अन्यथा अन्य सेवाओं की समाप्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर मान लो कोई संघ लेकर नहीं आता कोई विवाद, फिर भी एक कामगार के साथ विवाद है और उसको औद्योगिक विवाद हमको मानना है, तो फिर उस कामगार की बर्खास्तगी, उसकी छटनी, उसका सेवा समाप्ति या उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है उससे संबंधित बात होना चाहिए, तभी वो औद्योगिक विवाद माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत गठित सलाहकार समिति में नियुक्त सदस्यों में महिलाओं का क्या अनुपात होगा। मतलब समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये एक सलाहकारी समिति गठित करेगी, उस समिति में महिला और पुरुष होंगे, जिसमें महिलाएं कितनी हो सकती हैं। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/3 या 100%। क्या हो सकता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आधा, यानी कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 1/2 प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मैंने एक बताया था समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका भारतीय संविधान इस बात का पक्ष रखता है। तो इसमें डायरेक्ट आर्टिकल को पूछा गया है, कौन सा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38, या आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 है ना, आर्टिकल 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 है ना, या आर्टिकल 39। क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो सही आंसर है 39। 39 में बात करता है समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत कटौतियों की अधिकतम सीमा सामान्यतः पार नहीं होनी चाहिए। कितना कटौती से पार नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए सहकारी समितियों के कारण भुगतान के मामले में आमतौर पर 50% और 65%, सहकारी, ऑप्शन बी सहकारी समितियों के कारण भुगतान के मामले में आमतौर पर 60% और 75%, ऑप्शन सी सहकारी समितियों के भुगतान के मामले में आमतौर पर 50% और 75%, ऑप्शन डी सहकारी समितियों के कारण भुगतान के मामले में आमतौर पर 40% और 75%। मतलब कटौतियों की जो अधिकतम सीमा है वो किससे पार नहीं होनी चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन पूछा है। ये और को आप से भी कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूनतम से अधिकतम ऐसा है तो आप ऐसा ले सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर सी सही होगा, 50% और 75%, है ना, 50% और 75%। इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कटौती होती है तो हो सकता है स्टेटमेंट में और वर्ड जोड़ा हो इसलिए और लिखा है, लेकिन 50-75 ये वाला जो है ऑप्शन सी है, ये सही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के विपरीत कटौती की जाती है तो पीड़ित कर्मचारी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक को नीचे दी गई समय अवधि के भीतर उस तिथि से जिस दिन मजदूरी से कटौती की गई थी या तिथि लिख सकता है जिस पर मजदूरी का भुगतान बकाया हो। मतलब कितने दिन पहले जो मजदूरी कितने दिन का जो मजदूरी कटौती की गई है उस तिथि का बारे में पूछ रहे हैं, या कितने दिन का उसको भुगतान नहीं मिला है उस तिथि को पूछ रहे हैं। मतलब अगर कोई कर्मचारी के वेतन में कटौती होता है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत, तो वो क्या करेगा, निरीक्षक के पास सूचित करेगा। तो उसको बताने के लिए वो कितने दिन का मजदूरी कटौती बता सकता है या लिख सकता है निरीक्षक को, जिसका उसको मजदूरी भुगतान नहीं मिला है या जितने दिन का उसको मजदूरी कटौती किया है। इसका अधिकतम सीमा कितना हो सकती है। ऑप्शन ए 2 साल का, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 12 सप्ताह, ऑप्शन डी 6 सप्ताह। सही आंसर है 12 सप्ताह। 12 सप्ताह का वो बता सकता है कि अगर उसको वेतन नहीं मिला है या भुगतान बकाया है तो उस तिथि को वो बता सकता है, उस तिथि के बारे में बता सकता है कि मुझे 12 सप्ताह का वेतन नहीं मिल सकता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हो कि अधिकतम सीमा, है ना, अपना विवाद बताने के लिए अधिकतम समय सीमा उसके पास कितनी मिलती है, तो 12 सप्ताह। 12 सप्ताह के भीतर वो बता सकता है कि मुझे इतने दिन का वेतन नहीं मिला है करके। और ये 12 सप्ताह कब से काउंट होगा, जिस दिन से मजदूर की मजदूरी कटौती की गई है, तो 12 सप्ताह को उसके पास समय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत छूट प्राप्त कर्मचारी कौन होंगे।
ऑप्शन ए कर्मचारी जो नाबालिग है, ऑप्शन बी कर्मचारी जो कर्मचारी के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी नाबालिग कर्मचारी जो कर्मचारी के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कोई लोग छूट प्राप्त कर्मचारी होंगे। कर्मचारी जो नाबालिग है, कर्मचारी जो योगदान करने के लिए अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। मतलब डायरेक्ट पूछ रहे कैसे टाइप के कर्मचारी। सही आंसर क्या है? कर्मचारी जो कि कर्मचारी के योगदान का भुगतान करने के लिए अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है। जब वो भुगतान करने के लिए जो है अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी ही नहीं है, तो कैसा होगा? छूट प्राप्त कर्मचारी, क्योंकि उसको जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत भुगतान करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी को मेडिकल बोनस कितना दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 3000 रुपए, ऑप्शन बी 3500 रुपए, ऑप्शन सी 4000 रुपए, या ऑप्शन डी 4500 रुपए। एक महिला कर्मचारी को बोनस मेडिकल, मतलब मेडिकल बोनस, अगर उसको जो है प्रसव वगैरह हो जाता है, मान लो, है ना, मातृत्व लाभ अधिनियम उसको मिलता है, तो मेडिकल बोनस उसको कितना मिलेगा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3000, 3500, 4000 या 4500, क्या हो चाहिए? सही आंसर 3500 रुपए, मतलब 3500 रुपए उसको मेडिकल बोनस के रूप में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान उस कर्मचारी पर लागू होगा जो वेतन प्राप्त करता है। कितना वेतन प्राप्त करता है? ऑप्शन ए अप्रेंटिस के मामले में 3500 रुपए, ऑप्शन बी प्रशिक्षु और कर्मचारी के मामले में 5000 रुपए, ऑप्शन सी केवल कर्मचारी के मामले में 7500 रुपए, या ऑप्शन डी केवल कर्मचारी के मामले में 10,000। बोला क्या गया है? बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान उस कर्मचारी पर लागू होगा जो वेतन या वेतन प्राप्त करता है। मतलब किसने वेतन प्राप्त करने वाले को बोनस का भुगतान किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सार है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल जो कर्मचारी है जो 10,000 रुपए से ज्यादा प्राप्त करते हैं, उनको क्या होगा? बोनस मिलेगा। तो बोनस अधिनियम 1965 उन्हीं पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक नियोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए है, मतलब स्टेटमेंट ए है, सॉरी, किसी कर्मचारी के बोनस को जब्त करने का अधिकार जिसे धोखाधड़ी, दंगा या हिंसक व्यवहार या चोरी, दुर्विनियोग या प्रतिष्ठान की किसी भी संपत्ति में तोड़फोड़ के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ऑप्शन 2 है, मतलब इसका जो आपका स्टेटमेंट 2, किसी कर्मचारी को देय बोनस से स्वीकार कटौती का अधिकार है, जैसे भुगतान किया गया त्योहार अंतरिम बोनस और कर्मचारी के कदाचार के कारण होने वाली वित्तीय हानि। ऑप्शन जो आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट में दिया है, जो है श्रम न्यायालय या श्रमिक न्यायाधिकरण को अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान के आवेदन या व्याख्या संबंधित किसी भी विवाद को संदर्भित करने का मताधिकार है। मतलब एक नियोक्ता के पास कैसा अधिकार होगा? बोनस को जब्त करने का अधिकार, या जो दिया हुआ बोनस है उस पर कटौती करने का अधिकार रहेगा, या श्रम न्यायालय या श्रम न्यायाधिकरण के अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत कोई विवाद में वो लिप्त है, तो उससे उसको जो है मतलब एक प्रकार से संदर्भित करने का अधिकार होगा क्या? ये जो है पूछा गया है। ये 3 ऑप्शन में मिले हैं, तो उसको जो है हम आंसर वाले ऑप्शन में देखते हैं। 3 ठोक आपको स्टेटमेंट मिला है, उसको आंसर वाले ऑप्शन में A B C D दिया है, जैसे 1 और 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। सही आंसर है 1 2 3। ये तीनों चीजें वो कर सकता है, बोनस भी जब्त कर सकता है, देय बोनस पर कटौती भी कर सकता है, या अगर कोई मामला न्यायालय में है तो वहां पर जो है उस विवाद में इस व्यक्ति को संदर्भित भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम कानून भारत में औद्योगिक श्रमिकों के व्यापक लाभ प्रदान करता है? मतलब ऐसा कौन सा श्रम कानून है जो औद्योगिक श्रमिकों को व्यापक लाभ प्रदान करता है? ऑप्शन ए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ऑप्शन बी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, ऑप्शन सी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, या ऑप्शन डी मातृत्व लाभ अधिनियम। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम कानून भारत में औद्योगिक श्रमिकों को व्यापक लाभ प्रदान करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। यही जो है एक व्यापक लाभ जो है प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत आश्रित का लाभ प्राप्त करने के लिए आश्रित की आयु अब 18 साल से बढ़ाकर कितना किया गया है?
ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 22 साल, ऑप्शन सी 24 साल या ऑप्शन डी 25 साल। देखो जब भी आप बीमा कराते हो तो क्या होता है, आश्रित जो रहते हैं वो नॉमिनी रहते हैं, तो नॉमिनी की एज जो है बढ़ा दी गई है, तो उस एज को, बढ़ाई गई एज को ही पूछा गया है 20, 22, 24 या 25 साल। सही आंसर है 25 साल। अब जो है उसकी आयु 25 साल होनी चाहिए आश्रित की, तभी उसको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रामीण श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों के सदस्य के लिए न्यूनतम अंशदान दर कितने रुपए से कम नहीं होगी। मतलब ट्रेड यूनियन में ग्रामीण श्रमिक क्या देंगे, अपना एक न्यूनतम अंशदान देंगे जो कि वर्ष में कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए ₹12 प्रति वर्ष, ऑप्शन बी ₹3 प्रति वर्ष, ऑप्शन सी ₹1 प्रति वर्ष, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ट्रेड यूनियन में आप जाओगे तो आपको कुछ तो देना होगा, तो अंशदान कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो ₹1 से कम नहीं होना चाहिए हर साल। कम से कम आपको हर साल ₹1 देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक संघ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए मान्यता का दावा कर सकता है यदि उसकी सदस्यता कितनी है। ऑप्शन ए उस उद्योग के में श्रमिकों का 10%, ऑप्शन बी उस क्षेत्र में श्रमिकों का 15%, ऑप्शन सी उस क्षेत्र में उस उद्योग के श्रमिकों का 25%, या ऑप्शन डी समान उद्योग में श्रमिकों का 30%। तो एक संघ किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए एक मान्यता का दावा तब कर पाएगा जब उस क्षेत्र में उस उद्योग के श्रमिकों का 25% हो। इस क्वेश्चन को समझना नहीं आया होगा तो समझो, एक संघ है, उसको चाहिए मान्यता, वो चाहता है कि मुझे लोग मान्यता दें, तो वो किसी भी उद्योग के लिए उसको मान्यता तभी मिलेगा जब उस क्षेत्र में उस उद्योग के श्रमिकों का 25% हो। ठीक, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रेड यूनियन का मतलब किसी भी संयोजन से है जो मुख्य रूप से किसके बीच के संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य बनाया गया है। मतलब ट्रेड यूनियन किस चीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रेड यूनियन मतलब एक संयोजन है, तो किनके संबंधों को ये विनियमित करेगा। ऑप्शन ए कामगार और नियोक्ता जो स्थायी रूप से होगा, ऑप्शन बी श्रमिकों और श्रमिकों को स्थायी रूप से, ऑप्शन सी कामगार और नियोक्ता, कामगार और कामगार, नियोक्ता और नियोक्ता स्थायी अस्थायी रूप से, ऑप्शन डी कामगार और नियोक्ता, कामगार कामगार, नियोक्ता और नियोक्ता स्थायी रूप से। तो ये ट्रेड यूनियन ऑप्शन सी सही होगा, जो कि कामगार नियोक्ता, कामगार कामगार, नियोक्ता नियोक्ता, ये सब के जो संबंध होते हैं उनको विनियमित किया जा सकता है ट्रेड यूनियन से। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा अधिनियम सुलह अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ऐसा हमारे पास कौन सा श्रम अधिनियम है जो कि सुलह अधिकारी और न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। ऑप्शन ए कारखाना अधिनियम 1948, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जान जाओगे। ऑप्शन बी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सुलह अधिकारी और न्यायिक अधिकारी कब आएंगे, जब विवाद होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। वही बोला ना मैंने, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो जान जाओगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत ले ऑफ, छटनी, बंद करने से संबंधित विशेष प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां कम से कम कितने कर्मचारी होते हैं। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अगर ले ऑफ, छटनी या बंद करवाना है तो कम से कम कितने कर्मचारी होना जरूरी है प्रतिष्ठान में। ऑप्शन ए 100 कर्मचारी, ऑप्शन बी 50 कर्मचारी कार्यरत, ऑप्शन सी 200 कर्मचारी कार्यरत, या ऑप्शन डी 500 कर्मचारी। तो ये तभी होगा जब उस जगह पे 100 कर्मचारी कम से कम कार्यरत है, तभी तो उसको औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं। प्लीज आप लोग जो है शेयर कर दो यार वीडियो को मेरे लिए, ओके। मेरे एफर्ट्स के नाम से शेयर करना, अलग व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी हो। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए हड़ताल, ऑप्शन बी तालाबंदी, ऑप्शन सी पिकेटिंग, या ऑप्शन डी सामूहिक आकस्मिक अवकाश। ऐसी कौन सी प्रक्रिया औद्योगिक नहीं मानी जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है सामूहिक आकस्मिक अवकाश। आप एक साथ आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकते, कोई आपकी औद्योगिक प्रक्रिया नहीं है। हालांकि लेकिन हड़ताल, तालाबंदी, पिकेटिंग ये सामूहिक रूप से करने वाली औद्योगिक प्रक्रिया है जो लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैटरनिटी एक्ट में इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। एक इंस्पेक्टर होगा, उसकी नियुक्ति किसी धारा में दी गई है। ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 15।
इसका सही आंसर है धारा 14 के अंतर्गत इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मातृत्व लाभ का दावा करने से पहले एक महिला को कम से कम कितने दिनों तक किसी प्रतिष्ठान में काम करना जरूरी है? ऑप्शन 365 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन या ऑप्शन डी 100 दिन। तो ये जो मातृत्व लाभ है, ये अधिनियम तो काफी ज्यादा संशोधित हो चुका है, लेकिन जो 1965 वाला है उस अधिनियम में बताता है कि कम से कम अगर महिला किसी प्रतिष्ठान में एक मिनिमम दिन नियोजित है तभी उसको इसका लाभ मिलेगा। तो सही आंसर इसका है 80 दिन। जब महिला कोई 80 दिन तक उस प्रतिष्ठान में नियोजित रहेगी तभी वो मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 के हेतु हकदार होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अभी तक का जो है देख रहे होंगे, तो कृपया इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ये जो क्वेश्चन लाया हुआ है ये काफी इसको मेहनत से लाया है, तो प्लीज मेरे लिए उसके लिए एक लाइक तो बनता है और नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। CGPSC नॉलेज हब के जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल को शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना ताकि श्रम निरीक्षक की तैयारी करने वाले को हेल्प हो सके। और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, वहां से आपको जो है YouTube लेक्चर PDF सेशन जो रहता है वहां से बहुत सारे PDF भी मिल जाएंगे, अलग से बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, उससे आपको फायदा होगा। टेस्ट सीरीज चाहे एडियो का, हॉस्टल वर्जन सभी की स्टार्ट हो गई है, आप अभी भी ले सकते हैं। उसके लिए आप जल्दी से जल्दी जो है जुड़ सकते हैं CGPSC नॉलेज हब ऐप में। ओके, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम ऐसे ही क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।